जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का अपने प्यारे से चैनल नॉलेज पावर वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पार्ट 2 क्लास 10 मॉडल पेपर जारी किया गया है यूपीएमएसपी के द्वारा, जिसे हम लोग इसमें का बहुविकल्पी जो भी 20 क्वेश्चंस है इसको हम लोग देखेंगे। ऐसा ही हूबहू क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग 20 क्वेश्चंस के सेट को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आप सवालों को ईजिली कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 3 घंटा 15 मिनट का पेपर रहेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। स्टार्टिंग का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मिला जुला के आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर खंड अ में देखिए, यहाँ पर खंड अ में 20 अंक का 20 प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसको ओएमआर सीट पर आपको भरना पड़ेगा। यानी ओएमआर में आपको इस तरीके से 4 गोले दिए रहेंगे। जो ऑप्शन सही रहेगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको ओएमआर पर ऐसे फिल करना पड़ेगा। तो आपको ये आपको 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पी है, वही बहुविकल्पी अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहले बहुविकल्पी कवर अप कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग जो है आपका वर्णनात्मक प्रश्न पर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय जो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होता है, शांत होता है कि अशांत होता है। तो देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, तो परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं कि जिन संख्याओं को हम लोग p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, बट क्यू की वैल्यू जो है वो 0 न हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या शांत भी होता है और शांत भी होता है। जो शांत दशमलव होता है उसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अशांत दशमलव होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। बट अशांत अशांत किस प्रकार का दशमलव होना चाहिए, तो अशांत जो होना चाहिए वो आवर्ती, मतलब भाग देने पर बार बार संख्या रिपीट करे। मीन्स जैसे देखिए 0.3333, तो इसको लिख सकते हैं 0.33 को ये डॉट डॉट ऐसे इस तरीके से, यानी 0.3 का बार, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। यानी इसको लिख सकते हैं 3/9, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट सही हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, मतलब शून्येतर का मतलब शून्य नहीं होगा। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय या अपरिमेय, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x-3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो आपको क्या करना है कि जब ये x बराबर 0 दिया है तो हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु को x, y के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पहला बिंदु तो आपको मिल जाएगा 0 0, पहला बिंदु मिलेगा 0। दूसरा हम लोग को चेक करना है, तो x का मान इसी में देखिए जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है 2x, 2x दे रखा है, यहाँ पर x 0 रखेंगे तो ये तो गुणा होकर 0 हो जाएगा, धन। यहाँ पर बचेगा आपका 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखिए ये 0 धन 3y, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 12। ये 3 चौक का 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए y बराबर कितना आ गया 4। तो यानी 0,4 आना चाहिए। यक्स पहले लिखते हैं, भुज पहले फिर कोटि, 0,4। तो आपका 0,4 कौन सा ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करके जब इस तरह का कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि इनका क्या निकालना है, मौसा निकालना है। लेकिन कह रहा है कि शेषफल भी बचना चाहिए 5 और 8।
तो वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो शेषफल 5 और 8 प्राप्त कब होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे जब, तो देखिए लगाएंगे कैसे इस तरह क्वेश्चंस को। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको जगह मिल जाएगा बताने के लिए। देखिए 70 और 125 है, तो पहले 5 और 8 शेष बच रहा है, तो इसमें से आप 5 घटा लेंगे, इसमें से आप 8 घटा लेंगे। तो 70 में से 5 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 65, और 125 में से 8 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 117। अब इनका हमको क्या निकालना है, मसा। तो मसा निकालने का कई तरीका है, लेकिन ऑप्शन वाला है इसलिए कम से कम समय में हो जाए तो इजी है। तो 65 और 117 आप इसका 60 टर्म में बहु निकाल सकते हैं। मस निकालने का आपने लॉन्ग मेथड भी पढ़ा होगा, ठीक है, यूक्लिड प्रमेय में, लेकिन ऑप्शन वाला है इसलिए कम से कम समय में हो जाए तो इजी है। तो हम लोग कम से कम समय में देखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये किससे कटेगा, 13 से इसको काट सकते हैं। देखिए 13 पच्चीस 65, 13 नमा 117, ये हो जाता है 13 पच्चीस 65, 13 नमा 117। अब देखेंगे ये किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 13 से, यानी इसका आंसर क्या बनेगा, 13। ठीक, इसका आंसर क्या बनेगा, 13। ये शॉर्टकट है, हम लोग इस नंबर से काटते हैं कि ये दोनों कटे। अब देखिए यहाँ पर 5 9 किसी दो नंबर से नहीं कटेगा, यानी मतलब ये दोनों किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, केवल 13 से हो रहा है, इसलिए 13 ही इसका क्या है, आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला आपको दे रखा है कि समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 है और 3x माइनस 5y बराबर 7 है का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। समीकरण 2x धन ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो इस तरीके के आप लोगों ने जो रैखिक समीकरण है उसमें आपको बताया गया होगा कंडीशन कि कब एक हल होगा, कब कोई भी हल नहीं होगा, कब बहुत सारा हल होगा। तो इस तरीके का कंडीशन, जब समांतर रेखाओं का कंडीशन होता है तो कोई भी हल नहीं होता है, और जब रेखा एक दूसरे को काटती है तो केवल एक हल होता है, और एक दूसरे पर संपाती होती है बहुत सारा हल होता है। तो कोई हल नहीं के लिए कि वहाँ पर एक शर्त आपको बताया गया था कि रेखाएं परस्पर समांतर हो, तो समांतर होने का कंडीशन बताया गया था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम यही दो कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे a2 की वैल्यू यहाँ पर x के पास वाला हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा b1 यानी y के पास वाला a, अब b2 यहाँ पर y के पास वाला आप देखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा -5। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 5 दूनी 10 -10 बटा 3 बराबर क्या आ जाएगा, a। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो गया -10 बटा 3। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें आपको दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3। कराए कि दिए गए समीकरण का विविक्तकर शून्य है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तकर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है। तो पहले इसका हम लोग विविक्तकर निकाल करके चेक कर लेते हैं। विविक्तकर का फार्मूला होता है डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू b² माइनस 4ac, इसको हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो x के पास वाला आपका b हो जाएगा, तो x के पास वाला b है यानी -4, तो -4 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू a का मान x² के पास वाला, x² के पास वाला यहाँ पर 2 हो गया, इंटू c की वैल्यू यहाँ पर जो कांस्टेंट है 3, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8 3 का 24। अब 16 में से 24 घटाएंगे आप तो देखेंगे कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे
16 4 20 4 24, यानी आपका 8 आएगा, लेकिन किस में, माइनस में। तो ये आपका -8 आ गया। यानी जो विविक्तकर है उसका मान क्या है, उसमें आप देखेंगे तो समीकरण के विविक्तकर का जो विविक्तकर है वो क्या है, 0 से कम है। जब 0 से कम आता है तो इसका मतलब कि कोई भी मूल इसका कोई भी मूल जो है वो वास्तविक नहीं होता है। मूल कैसा हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। विविक्तकर का मान 0 है, ये तो गलत है, विविक्तकर 0 नहीं आया है। समीकरण के मूल वास्तविक है। वास्तविक कब होता है, जब डी का मान जो है वो 0 से ज़्यादा आता है, बट यहाँ पर डी का मान क्या है, वो 0 से कम है। यहाँ पर आप देखेंगे डी का मान 0 से कम है, तो मूल वास्तविक भी नहीं होगा। यानी यही दो ठो सही होने चाहिए। अब देख लेते हैं क्या दे रखा है, तो समझ गए आप लोग। इसको आगे देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है ए और बी दोनों सही हैं, तो मैंने आपको बताया भी कि दोनों ही स्टार्टिंग के सही होंगे। ठीक है, ए और डी ये भी गलत हो गया, केवल ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन आपका यही सही। ठीक है, इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए ओ बी सी एक आयत है। तो कह रहा है जिसके 3 शीर्ष हैं, 5वां शीर्ष गिवन नहीं है, इसका एक विकर्ण है। तो चौथे शीर्ष की हमको जरूरत नहीं है, 4 शीर्ष ही होते हैं। तो इस तरीके से एक आयत दे रखा है आपको। इसमें इन्होंने दे रखा है यह ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है। तो इन्होंने इसका दिया हुआ है 0,3, और इसमें ये दे रखे हैं ये भी 0,3, और इसमें इन्होंने दे रखा है 5,0, और करा है विकर्ण। तो विकर्ण दोनों बराबर ही होते हैं आयत के, तो ये विकर्ण इसको ज्वाइन कर दिया। तो ए बी क्या है, एक विकर्ण है। यदि मैं कहूँ आप ए बी फाइंड करिए, तो मैंने आपको तरीका बताया था करड़ी में, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। यहाँ पर देखिए 0 माइनस 5 करेंगे तो 0 माइनस 5 -5 आएगा, तो -5 का स्क्वायर कर लेंगे। प्लस यहाँ से देखिए ये 3 और यहाँ से 0, 3 माइनस 0 y1 माइनस y2, तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो 25 और 9 करड़े में कितना आ जाएगा, 34। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर तीसरा यही क्या होगा, सही होगा। यानी करड़ी में 34, इसका ऑप्शन क्या है, सही है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान। जब इस तरह का सवाल आता है, एक मूल देता है और कहता है के का मान, तो आपको करना क्या है, उसी मूल का मान उसमें रख देना है। आप यहाँ पर जब इसमें रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप रख सकते हैं यक्स की जगह, जब यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 -5/4 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये प्लस k/2 हो जाएगा, 1/2 का गुणा होकर के ये -5/4 इधर आप भेज लेते हैं। तो देखिए होगा क्या, 1/4 को इधर ले जब लेके जाएंगे तो k/2 बराबर 5/4 माइनस 1/4, 5 में से 1 जाएगा 4/4, कट करके क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया k/2 बराबर 1, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो k बराबर 2 1 का 2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला सही है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सवाल आप लगा सकते हैं। मिला जुला के ये जो एक मूल दिया है यक्स का मान आप रख लेंगे तो के का मान निकल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे इसको। दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। दो त्रिभुज तभी समरूप हो सकते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ये दोनों सही हैं, यानी उपर्युक्त दोनों। इसके बाद अगले पर आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है में एंगल सी बराबर 90 डिग्री, सवाल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अलग पेज पे बताना पड़ेगा। एंगल सी बराबर 90 डिग्री,
ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो सी से जाने वाली माध्यिका की माप। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को मैं ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा। एक ट्रायंगल इन्होंने कहा है कि ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इधर मान लिया ए है और ये बी है। फिर सी से इस पर खींचा गया एक माध्यिका है मान लेते हैं माध्यिका यहाँ पर खींचा गया डी, तो सी डी एक माध्यिका है। अब इन्होंने कहा है कि ए सी का मान जो है वो 3 सेंटीमीटर है और बी सी का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। और जब ए बी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए ए बी जब निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से रूट में यहाँ पर ए सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, अब प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक बी सी मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 4 चौक का 16, ये कितना आ जाएगा 25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 5, ये आ गया 5 ए बी पूरा आ गया। जबकि जो माध्यिका जब जब ये एक शीर्ष से दूसरे भुजा पर माध्यिका जब खींची जाती है तो माध्यिका मतलब सामने वाली भुजा को 2 भाग में बांट देती है। मतलब जब ए बी जो है अगर 5 है, तो मैं बात करूं ए बी जब 5 है तो ये जो माध्यिका है यानी सी डी, हमको तो सी डी निकालना है, लेकिन ये भी यदि मैं बात करूं, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सी डी माध्यिका की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक सी डी माध्यिका की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो माध्यिका की लंबाई आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए कि ये जो एंगल बनेगा एंगल डी, ये भी कितने का बनता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का बनेगा। और माध्यिका का आधा जब आप निकालेंगे यानी जो ए बी आया है 5, तो मैं कहूँ ए डी की वैल्यू कितनी होगी यानी ये वाली वैल्यू, और ये यहाँ से यहाँ था, तो जो ए डी होगा वो भी 5 का आधा होगा और जो बी डी होगा वो भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि भाई माध्यिका आधा आधा बट गया, तो ये चीज़ अलग हो गई। इसके बाद आपसे पूछा गया है माध्यिका सी डी की लंबाई, तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 डिग्री इसके सामने वाला कर्ण हो गया, तो हमको निकालना है सी डी, तो सी डी निकालना है, तो सी डी बराबर निकालेंगे तो रूट में कर्ण का स्क्वायर नीचे, ये देखिए 90 डिग्री है, इसके सामने ये कर्ण है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, उसके बाद आप क्या रखेंगे बी डी क्या निकाल दिए 5/2, 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आएगा। तो रूट में आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए 16 गुणा कर देंगे 4 में, 16 चौक का 64 माइनस 25/4, 64 में से 25 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, यहाँ 5 में 2 गया 3, 39 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा 4, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 39 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना आता है, तो नियर अबाउट ये 6 पॉइंट, खड़ी में 9 जो है 6 पॉइंट समथिंग आएगा अपॉन 2, ये 3 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस तरीके का है, तो देखिए ऑप्शन किस तरीके का है, 3 दशमलव बहुत थोड़ा सा वैल्यू आता है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा सही होगा, यानी 3 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसका क्या होगा सही होगा। आगे 11 नंबर देख लेते हैं, तो देखिए 11 नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर होंगी, और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं बराबर भी होते हैं और परस्पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को बराबर बराबर काटते भी हैं, इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए ये है, ये आपका बी, ए बी को मिला दिया एक विकर्ण बन गया, फिर सी डी को मिला दिया एक विकर्ण बन गया, मान लो एक दूसरे को कहाँ पर काट दिया ओ, तो ये जो है कि मध्य बिंदु पर काटता है और साथ में 90 डिग्री पर, सभी 90 डिग्री पर, तो मिला जुला के मैं कहूँ कि जो ए ओ है
वो ओ बी के इक्वल होगा और जो सी ओ है वो ओ डी के इक्वल होगा और साथ में 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज बना दिए। जब समकोण त्रिभुज बना दिया तो पाइथागोरस प्रमेय से आप साइड निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कोई भी साइड निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं ए सी ही निकाल दे रहा हूँ। तो जब ये विकर्ण आधा आधा बट गया तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 16 का आधा हो जाएगा 8 और 12 का आधा हो जाएगा 6। यहाँ पर कर लेंगे 8 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 धन 6 का स्क्वायर 36। जोड़ेंगे कड़ी में कितना आ जाएगा? 100 वर्गमूल निकालेंगे 10। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं हैं 4 और 9 के अनुपात में है, तो इनका क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं अगर दी हुई हैं तो अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजाओं के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो भुजाएं कितना है? 4 9। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब अनुपात निकालेंगे तो इनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी 4 का वर्ग बट्टे 9 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। यही क्या होगा? आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि 4 tan 3 बराबर 3। तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू। तो जब इस तरह का सवाल दे तो आप इनको पहले कन्वर्ट करिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आता है। तो 4 tan थीटा दिया है, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। tan थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अब बटे का क्या होता है? कॉस थीटा बराबर 3/4। यानी मिला जुला के साइन थीटा की वैल्यू 3 रखना है, कॉस थीटा की वैल्यू 4 रखना है इस सवाल में। साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे? 3। कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे? 4। तो साइन थीटा की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, तो जब रखेंगे तो 4 इंटू साइन थीटा की जगह 3 माइनस कॉस थीटा की जगह कितना रखना है? 4 अपॉन 4 साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितना रखना है? 3 धन कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू कितना रखना है? 4। तो आपका देखिए ये 4 3 या 12 यानी 12 हो गया माइनस 4 हो गया। ये आपका 12 हो गया धन 4 हो गया। अब देखेंगे तो ये 8 हो जाएगा बटे 12 4 16। तो 8 है कहीं 8 8 दूनी 16 यानी 1/2। 1/2 आपका ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। यही क्या है? आपका सही है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे इजीली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का मान होगा। तो साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो ये आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर रखेंगे साइन 75 बटे कॉस 15, तो आप जब इस तरह का सवाल आए तो आप देखा करिए कि क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस आता है। तो साइन 90 माइनस कॉस आता है, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन बन गया। और देखिए करिए कि दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 5 5 10 7 1 8 1 9 यानी 75 15 90 आ रहा है। सीधा सा आपको आंसर कर देना है क्या? 1। जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। 15 देखिए क्या है? 15 दे रखा है कि एक वृत्त का वर्ग का परिमाप और जो है वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको कह रहा है कि जो वृत्त का परिमाप है मान लेते हैं त्रिज्या 2 पाई, त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2 पाई r। और वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे साइड होता है। तो यहाँ से r की वैल्यू जब आप निकाल लेते हैं, मान लेते हैं r की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a/2 पाई। 4a/2 पाई हो जाएगा। 4a/2 पाई होगा। तो आपको निकालना है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटे वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। जब आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू 4a/2 पाई, तो यहाँ पर जब आप रखते हैं तो पाई गुणे 4a/2 पाई स्क्वायर भी करना है तो 4 चौक का 16 a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अपॉन ये देखिए 4 चौक का 16 a स्क्वायर बटे ये 2 पाई भी बचा है
तो 2 2 जा 4 और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणे, अब वहीं आपका बटे का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रख लेंगे ऐसे ही। तो देखिए ये पाई से एक ठो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर से पूरा ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 4 × 4 = 16 हो गया। मिला जुला के ऊपर बच गया 4 और नीचे बच गया पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे तो 4 × 22/7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे, तो 7 × 4 = 28 बटा कितना आ रहा है, 7 × 4 = 28/22। तो 7 × 4 = 28 आपका क्या बन गया, 28/22। इसको कट कर सकते हैं, देखिए 11 से 12 में ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये 14 बार में, तो 14/11 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए 14/11 मिल रहा है यहाँ से, ये 14/11 यही क्या होगा, सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये दे रखे हैं कि 16 में इन्होंने दे रखा है, क्या है क्वेश्चन, कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64-27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। गोलों के आयतन का अनुपात आप लोग जानते हैं, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेशियो जब करेंगे तो 4/3 पाई कट ही जाता है, तो मिला जुला के आयतन के अनुपात में यानी भुजाओं के क्यूब का अनुपात यानी R1/R2 का क्यूब होता है, ये क्यूब होता है बराबर कितना है, 64/27 है। तो जब इसका क्यूब दिया है तो घनमूल निकाल देंगे तो R1/R2 आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 4 और इस 27 का घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3, यानी भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे डायरेक्ट कर दिए, तो 4/3 होता है पाई R1 क्यूब, ये 4/3 पाई R2, ये देखिए पूरा कट ही जाएगा, तो आपका R1/R2 4/3 आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जानते हैं कि गोलों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई R²। जब इसको निकालेंगे तो ये कट ही जाएगा, नीचे भी सेम रहेगा, तो R1² का स्क्वायर। देखिए R1/R2 आ गया, स्क्वायर कर देंगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा और 3 का 9, यानी 16 संबंधी 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 4। ठीक, इसके बाद आते हैं 17 नंबर पर। ये तो एकदम ईजी, आप लोग खुद कर सकते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से 10 तक संख्या ले लेंगे, 1 और वो भी करा विषम, 1 3 5 7 और 9 जोड़ देंगे और उतनी ही संख्या का भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 भाग दे देंगे, तो ये समांतर माध्य निकल जाता है। यानी जोड़ने पर आपका आ जाएगा 25, भाग देंगे 5 से तो आएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में कह रहा है कि माध्यिका को, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है, तो देखते हैं आगे। माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा कह रहा है किससे प्राप्त किया जाता है, तो हम लोग किससे प्राप्त करते हैं माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा, किससे प्राप्त करते हैं, तो माध्यिका को हम लोग आलेखी विधि द्वारा तोरण से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं बच्चों, तोरण से, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगा। तो इनका एक संबंध होता है, फार्मूले के रूप में आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, बहुलक 45, माध्यिका पूछा है तो यक्स मान लेंगे, -2 गुणे माध्य है, माध्य में 2 का गुणा करेंगे, 27 दूनी 54 है। ये जा करके 45 और 54 जुड़ जाएगा, माइनस है 45 54 जुड़ करके, यानी 3x बराबर 45 और 54 जुड़ेगा तो आपका 99 आ जाएगा, और 3 से इसमें भाग लगेगा तो 33 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, 33, तो 33 है आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो पहली बात कि हम लोग से अधिक या से कम प्रकार की बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का जो भुज है
वो किससे प्राप्त करते, ये जो प्राप्त करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो चीज़ होता है से कम या से प्रकार के संचयी बारंबारता के वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु के भुज के आंकड़ों का जो प्राप्त होना होता है वो माध्यक होता है। वो क्या होता है, वो माध्यक होता है। हम जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो यक्स अक्ष पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऊपरी सीमा दिखाते हैं और वाई अक्ष पर क्या दिखाते हैं, संचयी बारंबारता, मतलब कोई वैल्यू कितनी बार है वो दिखाते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, से अधिक प्रकार से कम प्रकार। ये सारे क्वेश्चन देखिए ये एग्जाम्पलर से दिए गए हैं, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उससे दिया गया है। तो मैं प्रयास करता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर एक चैप्टर्स के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं कराऊँ। तो इसके बाद जो है आपको वही चीज़ें मैं कराऊँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और भी बच्चों को आप लोग जोड़िएगा। ओके बच्चों, जय हिंद।